हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सीटेट की क्लास लगातार चल रही है, जिसमें से आज ये हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लास हम लोगों की हो चुकी है। तो जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है और पेड़ के नीचे एक कुत्ता सोया है। पेड़ के तने के संदर्भ में चिड़िया की स्थिति क्या कहलाएगी? अंदर, बाहर, ऊपर या नीचे? तो आप सभी को इस सवाल का जवाब देना है। आप देखिए, ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। मान लीजिए जैसे ये कोई पेड़ है, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, यहाँ कोई चिड़िया बैठी हुई है इस पेड़ पर। और आगे क्या कह रहा है कि पेड़ के नीचे यानी यहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ है। अब पूछ रहा है कि पेड़ के तने के संदर्भ में, यानी ये पेड़ का जो ये तना है इसके संदर्भ में चिड़िया की स्थिति क्या कहलाएगी। अब ये कुत्ता जहाँ बैठा है यहाँ पेड़ के तने के पास, तो अगर आप यहाँ खड़े हो जाएं तो आपको चिड़िया कहाँ दिखेगी? ऊपर दिखेगी कि नीचे दिखेगी या अंदर दिखेगी कि बाहर दिखेगी? तो आप यहाँ से देखिए, जहाँ यह कुत्ता बैठा है यहाँ से अगर आप इस चिड़िया को देखेंगे तो चिड़िया कहाँ दिखेगी? ऊपर दिखेगी। यानी जब कोई वस्तु किसी आधार या सतह के ऊपरी हिस्से पर स्थित होती है, यानी ये कोई आधार या कोई सतह है, इसके ऊपरी हिस्से पर जब कोई वस्तु स्थित होती है तो वो कौन सी स्थिति बताती है? ऊपर की स्थिति बताती है। अब नीचे की बात करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो पेड़ है, यहाँ जो चिड़िया बैठी है, इस चिड़िया से अगर इस कुत्ते को देखा जाएगा तो पेड़ के यहाँ ऊपरी सिरे से यानी चिड़िया से इस तने की स्थिति क्या होगी? नीचे होगी। यानी जब ये चिड़िया देखेगी इस कुत्ते को तो वो किस स्थिति में पाएगी कि कुत्ता कहाँ बैठा है? नीचे बैठा है। तो नीचे हमसे कुत्ते की स्थिति नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि चिड़िया कहाँ बैठी है। हमसे पूछ रहा है ना कि चिड़िया की स्थिति क्या होगी। तो अगर कुत्ता पूछता तो कुत्ता नीचे बैठा है और चिड़िया कहाँ है? तने की स्थिति से ऊपर बैठी है। अब अंदर बाहर क्या होता है? तो जब कोई बंद कमरा हो, जैसे मान लीजिए ये कोई कमरा है, ये मान लीजिए कोई कमरा है, अगर आप इस चार दीवारी के अंदर बैठे हैं तब आपकी स्थिति अंदर कहलाएगी, और अगर आप इससे बाहर हो गए तब आपकी स्थिति बाहर कहलाएगी। यानी कि किसी बंद घेरे या कमरे के सापेक्ष स्थिति बताने का उपयोग जब किया जाता है तो वो अंदर और बाहर किया जाता है। जैसे अगर आप रूम के अंदर हैं तो आपकी स्थिति अंदर है, और अगर आप रूम के बाहर हैं तो आपकी स्थिति कैसी है? बाहर है। तो प्रश्न में कह रहा है कि चिड़िया की क्या स्थिति है? तो चिड़िया देखिए, तने से चिड़िया की स्थिति कहाँ है? ऊपर है। यानी अगर आप लोग यहाँ नीचे खड़े होकर चिड़िया देखेंगे तो आपको कहाँ दिखाई देगी? ऊपर दिखाई देगी। यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 पर। 47 क्या कह रहा है कि अंग्रेजी का अक्षर सी किस प्रकार की आकृति का उदाहरण है? सी कह रहा है अंग्रेजी का अक्षर सी यह किस प्रकार की स्थिति का उदाहरण है? बंद आकृति का, खुली आकृति का, त्रिविमीय आकृति का, या इनमें से कोई नहीं? अब यहाँ से बंद आकृति की बात करते हैं। तो बंद आकृति कैसी होती है? ये सी देखिए, यहाँ इसका मुंह खुला हुआ है। और बंद आकृति कैसी होती है? अगर इसी सी को पूरा बंद कर दिया जाए तो ये हमारी बंद आकृति होती है। जैसे एक वर्ग ले लिए आप, ये देखिए एक वर्ग ले लिए, ये भी हमारी बंद आकृति है। तो क्या होता है कि जिसके चारों सिरे आपस में जुड़े होती हैं, ये देखिए चारों सिरा इसका आपस में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो जिसके चारों सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं और अंदर का क्षेत्र पैक होता है। जब चारों सिरे आपस में जुड़े होंगे तो अंदर का क्षेत्र अपने आप पैक हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसके चारों सिरे यानी ये जब सभी आपस में जुड़े हुए हैं तो यहाँ से इसके अंदर का क्षेत्र अपने आप पैक हो गया। तो जिसके चारों सिरे आपस में जुड़े हुए हों और अंदर का
क्षेत्र पैक हो वो हमारी कौन सी आकृति होती है? बंद आकृति होती है। और प्रश्न में हमसे कह रहा है कि आकृति सी यानी अंग्रेजी का अक्षर सी जो है वो किस आकृति का है? तो बंद आकृति तो हो नहीं सकता। यानी बंद आकृति कैसी होती है? जिसके चारों सिरे आपस में जुड़े हुए हों और अंदर का क्षेत्र पैक हो। अब यहाँ सी आकृति देखिए, ये चारों तरफ से जुड़ा थोड़ी ना है, यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा खुला हुआ है, तो ये बंद आकृति नहीं हो सकती। अब आगे बात करते हैं खुली आकृति की। तो खुली आकृति क्या होती है कि जिसके शुरुआती और आखिरी बिंदु, जैसे ये सी देखिए अक्षर, यहाँ ये सी अगर मैं बना दूं तो यहाँ से देखिए ये इसका शुरुआती बिंदु है और ये इसका आखिरी बिंदु है। यानी शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु आपस में नहीं मिलते हैं। खुली आकृति का मतलब क्या होता है कि जिसका शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु यह आपस में नहीं मिलते हैं, यानी अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता खुला रहता है। अब इस सी आकृति में देखिए, ये यहाँ से देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है और यह आखिरी बिंदु है, अंतिम बिंदु है, बीच में स्थान खाली है, इस स्थान से आप अंदर आ जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए जब ये गोला ये जो मैं बना दी थी, यानी ये जो स्क्वायर बना दी थी, अब इसमें से आप अंदर बाहर थोड़ी ना आ जा सकते हैं क्योंकि इसकी चारों दीवारें पैक्ड हैं। तो बंद आकृति में आप अंदर बाहर नहीं कर सकते, लेकिन खुली आकृति में अंदर बाहर आप कर सकते हैं। जैसे यही अगर वर्ग बनाना हुआ तो वर्ग हम लोग कैसे बनाएंगे? वर्ग ऐसे बनाएंगे, लेकिन ये एक हिस्सा इसका खुला रहेगा थोड़ा सा, तो ये हमारी खुली आकृति हो जाएगी। खुली आकृति में क्या होता है कि अंदर बाहर जाने का रास्ता खुला रहता है। तो अंग्रेजी अक्षर का जो सी है वो देखिए अंदर बाहर आने का रास्ता खुला है कि नहीं खुला, यानी इसका प्रारंभिक बिंदु और इसका आखिरी बिंदु आपस में मिला हुआ नहीं है। तो ये सी आकृति कौन सी आकृति हो जाएगी? खुली आकृति। यानी खुली आकृति ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब त्रिविमीय आकृति देखिए क्या होता है। त्रिविमीय मतलब 3D आकृति। 3D आकृति वे ठोस वस्तुएं होती हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आयाम होते हैं। यानी जिस ठोस जो ठोस वस्तुएं होती हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आयाम होते हैं वो हमारी 3D आकृति होती है, यानी त्रिविमीय आकृति होती है। यह सपाट नहीं होती है, ये स्थान घेरती हैं। जैसे यहाँ से देखिए अगर एक हम लोग यहाँ पर घन बना दें, यहाँ से ये देखिए हम लोग घन बना दिए। अब घन जो है ये सपाट थोड़ी ना है, ये स्थान घेरेगा। घन हुआ, घनाभ हुआ, बेलन हुआ, शंकु हुआ, गोला हुआ, तो ये सब 3D आकृतियाँ हैं, ये सब स्थान घेरती हैं, सपाट नहीं होती हैं। तो त्रिविमीय आकृति भी इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन बी जो है खुली आकृति बिल्कुल सही हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 पर। 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है कि गणित की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है जिसमें शामिल है पद और अवधारणाएं, सूत्र और संकेत, सिद्धांत, उपरोक्त सभी। अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, पद और अवधारणाएं। अब पद और अवधारणाएं क्या होती है? यानी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? तो गणित में, यानी गणित में किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए, गणित में किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए आपको एक विशिष्ट पद, आपको क्या, आपको एक विशिष्ट पद जैसे चर हुआ, अचर हुआ, गुणांक हुआ, ये सब विशिष्ट पद हैं। तो गणित में जो अपने विचार को अगर आप व्यक्त कर रहे हैं तो उसके लिए एक विशिष्ट पद और एक अवधारणा। अवधारणा का मतलब जैसे त्रिभुज हुआ, लाभ हानि हुआ, समाकलन हुआ, ये सब होते हैं। तो वो जो उसको अर्थ स्पष्ट करती हैं, यानी गणित में जो पद और अवधारणाएं होती हैं वह उसको व्यक्त करने के लिए एक विशिष्ट पद और अवधारणाएं होती हैं जो अर्थ को स्पष्ट करती हैं।
यानी आप लोग जैसे किसी सवाल को हल कर रहे हैं या किसी कोई त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज आपको बनाकर दे दिया जाए तो ये स्पष्ट है कि ये त्रिभुज है, आप इसे कोई दूसरी आकृति नहीं कह सकते, किसी दूसरी आकृति का नाम नहीं दे सकते, जो स्पष्ट है तो है। तो गणित में जो पद और अवधारणाएं होती हैं वह एक स्पष्ट होती हैं, यानी उनकी एक विशिष्ट भाषा होती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया कि पद और अवधारणाएं उनकी एक विशिष्ट भाषा होती हैं। अब आगे बात करते हैं सूत्र और संकेत की। अब देखिए सूत्र और संकेत क्या होता है कि तो गणित में कम शब्द में बड़ी बात कहने के लिए हम लोग संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 + 5 बराबर क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए ये संकेत क्या होता है, यही जो हमारा चिन्ह होता है, प्लस माइनस, गुणा भाग, पाई, थीटा, ये सब हमारे संकेत होते हैं। तो अब देखिए 4 + 5 मैं आपको लिख दी हूँ, तो 4 और 5 को आपको जोड़ना है, यानी बड़ी बात को मैंने कम शब्दों में आपके सामने लाकर रख दिया। तो गणित में कम शब्दों में बड़ी बात कहने के लिए सूत्र और संकेत का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आया, तो आप लोग इस फॉर्मूले, जैसे ये a² + b² + 2ab, अब ये फॉर्मूला अगर आप किसी सवाल में लगा रहे हैं तो इस छोटे से फॉर्मूले से आप किसी बड़े सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे, यानी कम शब्दों में आपने बड़ी बात कह डाली। सूत्र और संकेत की भाषा जो होती है वो संक्षिप्त होती है और सटीक होती है। तो गणित जो है, गणित में अपनी एक विशिष्ट भाषा सूत्र और संकेत का भी होता है, यानी सूत्र और संकेत का भी एक संक्षिप्त और सटीक भाषा होता है, जो कम शब्द में बहुत बड़ी बात कह जाता है। तो सूत्र और संकेत भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब आगे बात करते हैं सिद्धांत की। तो सिद्धांत देखिए, गणित में जो तार्किक नियम होते हैं और जो सिद्धांत होते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय हो गया, यूक्लिड के सिद्धांत हो गए, यूक्लिड यानी जो ज्यामिति के जनक हैं उनका सिद्धांत हो गया, तो ये सब एक सिद्धांत और नियम पर टिका हुआ है। गणित जो है एक तार्किक नियम और सिद्धांत पर टिका हुआ है। तो सिद्धांत का जो गणितीय कथन है उसको सिद्ध करने का आधार बनता है। ये जो गणित का सिद्धांत होता है वह गणितीय कथन को सिद्ध करने का एक आधार बनता है। तो जैसे पद और अवधारणाएं गणित में जरूरी हैं, सूत्र और संकेत गणित के लिए आवश्यक है, वैसे ही सिद्धांत भी हमारी गणित भाषा के लिए, यानी गणित की एक विशिष्ट भाषा जो है वो एक सिद्धांत भी है। क्योंकि गणित में तार्किक नियमों और सिद्धांतों पर ये जो गणित हमारा है वो टिका हुआ है, यह गणितीय कथन को सिद्ध करने का आधार होता है। तो जब हमारे तीनों ऑप्शन सही हो गए, यानी हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सही, यही हमारा सबसे सटीक और सबसे सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी कार्य को पूरा करने में 1 घंटा 45 मिनट और दूसरे कार्य को 2 घंटे 35 मिनट लगते हैं, तो दोनों कार्यों में कुल कितना समय लगेगा। अब यहाँ से देखिए, अब ये सवाल बहुत ही आसान है, देखने में आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। आसान कैसे है, अब यहाँ देखिए, सबसे सटीक आंसर निकालिए आप लोग, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से 1 घंटा और यहाँ से 2 घंटा, यानी यहाँ से 1 घंटा और यहाँ से 2 घंटा अगर हम लोग ले लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 घंटा आ जाएगा। यानी 1 घंटा ये हो गया, ये प्रश्न में कह रहा है ना कि एक काम को पूरा करने में 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है और 2 काम को पूरा करने में 2 घंटा 35 मिनट लग रहा है, तो यानी ये तीनों कामों को एक साथ करने में कुल समय कितना लगेगा। तो सबको जोड़ लेंगे, तो यहाँ से 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटा ये हो गया, मिलकर हो गए 3 घंटे। अब यहाँ से देखिए 45 मिनट यहाँ है और 35 मिनट यहाँ है, तो 45 और 35 मिनट जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 मिनट आ जाएगा। यहाँ से देखिए 5 5 10 हो गया और 4 3 7 1 8 हो गया, यानी 2 और 1 घंटा जोड़े तो 3 घंटा आ गया और 45 मिनट और 35 मिनट जोड़े तो कितना आ गया, 80 मिनट आ गया। अब 80 मिनट को आप लोग 60 + 20 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
60 + 20 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए 60 और 20 अगर आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 मिनट आ जाएगा। अब आप सभी को पता होगा कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो यहाँ से देखिए ये 3 घंटा हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है, और इस 80 मिनट को जब हम लोग 60 + 20 कर लिए तो ये 60 मिनट जो है इसको हम लोग 1 घंटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ से देखिए 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो जब 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है तो यहाँ 60 मिनट के स्थान पर 1 घंटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 घंटा ये पहले से है, और यहाँ से इस 60 मिनट को 1 घंटा में जब बदल दिए तो 3 1 कितना हो गया? 4 घंटा हमारे पास टोटल आ गया। 4 घंटा टोटल आ गया। तो ये 4 घंटा हो गया, और यहाँ से अब देखिए बचा कितना? 20 मिनट बचा, यानी 4 घंटा 20 मिनट। तो इस टोटल काम को यानी दोनों कार्यों में कुल कितना समय लगा? तो 4 घंटा 20 मिनट, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। यहाँ से 3 घंटा ये वाला लिए, इस 60 मिनट को 1 घंटे में कन्वर्ट किए तो 60 मिनट यहाँ 1 घंटा, ये 3 1 4 घंटा हो गया, और ये जो 20 मिनट बचा है इसको मैं यहाँ लिख दी हूँ। तो 4 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 50 पर। 50 क्या कह रहा है? अब प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप लोग दीजिएगा, यहाँ थोड़ा दिमाग आप लोग लगाइए। इस प्रश्न को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 50वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी गणित का मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों के सोचने के तरीकों का गणितीकरण करना। ऑप्शन बी है कि छात्रों को केवल बड़ी बड़ी गणनाएं सिखाना। ऑप्शन डी कह रहा है कि गणित के सूत्रों को रटवाना ताकि परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। ऑप्शन डी कह रहा है कि भविष्य में केवल इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्रों के लिए तैयार करना। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए से बात करते हैं। तो ऑप्शन ए है कि बच्चों के सोचने के तरीकों का गणितीकरण करना। अब ये ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अब यहाँ से एनसीएफ 2005 के अनुसार देखते हैं। तो एनसीएफ 2005 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि स्कूल में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे की क्षमताओं का विकास करना। यानी ये ऑप्शन ए में गणित, ये एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि स्कूल में गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि बच्चे की क्षमताओं का विकास करना। क्या कहता है? कि क्षमताओं का विकास करना, क्षमताओं का विकास करना। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? कि स्कूली शिक्षा में जो है बच्चों के गणितीय क्षमताओं का विकास करना होता है। विशेष रूप से क्या कह सकते हैं आप? कि उनके सोचने की प्रक्रिया का गणितीकरण करना। विशेष रूप से आप क्या कह सकते हैं? यानी ये जो एनसीएफ 2005 कह रहा है कि बच्चे की क्षमताओं का विकास करना, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होता है? कि उनके सोचने की प्रक्रिया का गणितीकरण करना। अब इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो है बच्चे किसी भी समस्या को, यानी अगर बच्चे के पास कोई समस्या आए तो बच्चे किसी भी समस्या को तार्किक, अमूर्त और विश्लेषणात्मक, यानी तार्किक रूप से, अमूर्त रूप से और विश्लेषणात्मक रूप से सोचें और उसको सुलझाना सीखें। एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता कि बच्चे को रट कर या जैसे बड़ी बड़ी गणनाएं दिखाकर उन्हें चीज़ों को बता दिया जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को में जो है सोचने की समझ यानी तार्किक क्षमता, अमूर्त अवधारणाएं और जो विश्लेषणात्मक रूप होता है उसमें से वो सोचें उसके हिसाब से और उसको समझें। यानी जब उनके दैनिक जीवन में कोई परिस्थिति आए तो वो उसे गणितीय नजरिए से देखें। यानी जब गणित में आप लोग तर्क किए रहेंगे, विचार किए रहेंगे, तो जब आपके दैनिक जीवन में कोई समस्याएं आएंगी तो आप लोग उसे सोचेंगे, समझेंगे और उसे अच्छे तरीके से यानी बहुत ही सरलता पूर्वक आप उस समस्या का समाधान कर ले जाएंगे।
अब ऑप्शन बी पर चलते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कह रहा है कि छात्रों को केवल बड़ी बड़ी गणनाएं सिखाना। अब यहाँ से देखिए, मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि जहाँ केवल मिल जाए वो ऑप्शन तो देखते ही आप लोग गलत कर दीजिए, क्योंकि केवल शब्द किसी भी विषय या कोई भी परिभाषा को एक सीमित रूप दे देता है, यानी उस चीज़ को एक सीमित बना देता है। तो गणित में ये बड़ी बड़ी गणनाएं, गणनाएं का मतलब केवल जोड़ घटाव गुणा भाग या बड़ी बड़ी गणनाएं सीखना, ये गणित का बहुत ही संकीर्ण यानी एक सीमित लक्ष्य है। ये केवल शब्द जहाँ लग गया वो जो है सभी चीज़ों को एक सीमित बना देता है। तो गणित का जो दायरा है वो सिर्फ संख्याओं और गणनाओं तक सीमित थोड़ी ना है। गणित में जो है वो समस्या समाधान भी है, तर्क शक्ति भी है, यानी तर्क वितर्क, अमूर्त अवधारणाएं, विश्लेषणात्मक रूप, तो ये सभी है गणित में। तो केवल शब्द यानी जहाँ केवल शब्द आ जाए उस ऑप्शन को आप लोग तुरंत काट दीजिए। गणित में केवल गणनाएं नहीं है, उसमें समस्या समाधान भी है, तर्क शक्ति भी है। तो केवल शब्द आ गया, यानी ये ऑप्शन हमारा सबसे पहले गलत हो गया। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। तो कह रहा है कि गणित के सूत्रों को रटवाना। अब यहाँ से देखिए, ये रटवाना भी एक निगेटिव वर्ड है, यानी रटना भी आपको जहाँ दिख जाए वो ऑप्शन आप लोग तुरंत काट दिया करिए। अब इस ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी एनसीएफ 2005 जो है वो रटंत प्रणाली से पूरी तरह विरोध करता है। यानी रटंत प्रणाली का जो है वो पूरी तरह विरोध करता है। कौन? एनसीएफ 2005। शिक्षा का उद्देश्य जो है परीक्षा में अंक लाना नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य ये थोड़ी ना है कि आप लोग बच्चे को रटवा दिए और वो परीक्षा में अच्छे अंक लाकर पास हो गया तो आप लोग बहुत अच्छे टीचर हैं या आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या होता है गणित में कि ज्ञान की समझ और उसके व्यवहारिक जीवन का उपयोग करना है, यानी बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर आपको शिक्षा देनी है। बच्चे को रटवाना नहीं है बल्कि उसे समझाना है, मतलब उसके सोचने की समझ यानी उसके तर्क शक्ति का हमें विकास करना है, उसके तार्किक क्षमता का विकास करना है। ये नहीं कि आप लोग 4 सूत्र लेकर आए और उसको रटवा दिए तो बच्चे का परीक्षा में अच्छा अंक आ गया और वो बच्चा खुश हो गया कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, मुझे तो सब कुछ आता है, तो वो वहीं तक सीमित रह जाएगा। यानी रटवाना जो है एनसीएफ 2005 ये रटंत प्रणाली का पूरी तरह से विरोध करता है। तो रटना शब्द जहाँ आ जाए उस ऑप्शन को आप लोग तुरंत काट दिया करिए। अब आगे बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी कह रहा है कि भविष्य में केवल इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्रों के लिए तैयार करना। अब स्कूल में गणित जो है वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। जब आप लोग अपने स्कूल में अपने बच्चों को यानी क्लास में जाते हैं पढ़ाने तो आप लोग सभी बच्चों को पढ़ाते हैं और गणित सभी के लिए अनिवार्य है। ये नहीं कि जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है या जो इंजीनियर बनना चाहता है सिर्फ वही गणित पढ़े, नहीं, गणित सब लोग पढ़ सकते हैं, गणित सबके लिए अनिवार्य है। गणित का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे का समग्र विकास करना। ये नहीं कि जो बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है आप सिर्फ उसी को गणित पढ़ाइए या सिर्फ वही बच्चा गणित पढ़ सकता है। यहाँ केवल शब्द लग गया तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया। लेकिन गणित का उद्देश्य ये नहीं है कि जो बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है आप सिर्फ गणित उसी को पढ़ाइए या गणित सिर्फ उसी के लिए जरूरी है। गणित का मतलब होता है कि बच्चे का समग्र विकास करना ताकि वह जीवन के हर क्षेत्र में तार्किक निर्णय ले सके। जब उसके पास कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान वह बहुत ही आसान तरीके से कर ले। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सबसे सही और सबसे सटीक जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कि बच्चों के सोचने के तरीकों का गणितीकरण करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आयत की लंबाई यल और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। अब इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं। अब आयत यहाँ से बनाकर देखिए, जैसे यहाँ से मैं एक आयत बना ली हूँ यहाँ से। अब ये क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि आयत की लंबाई, जैसे ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है और यहाँ डी है। कह रहा है कि आयत की लंबाई यल है, यानी यह यल है इसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई की आधी है। यानी अगर लंबाई यल है तो इसकी चौड़ाई यल बाई 2 हो जाएगी। यल बाई 2 कैसे हुई? क्योंकि आधा का मतलब होता है 1/2, तो लंबाई का आधा यानी यल का 1/2, तो यल गुणा 1/2 होगा। वही चीज मैं डायरेक्ट यहां लिख दी हूं, यल/2। ये प्रश्न में कह रहा है। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए। अब यहां से देखिए मैं एक आयत और बना रही हूं, यहां से मैं एक आयत और बना रही हूं। ये आयत हमारा हो गया PQRS, PQRS। अब प्रश्न में कह रहा है कि इस आयत का परिमाप क्या होगा, यानी इस आयत का परिमाप नहीं पूछ रहा है, वो इस आयत का परिमाप पूछ रहा है कि इस नए आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। यानी पहले आयत की लंबाई यल थी, तो जब आप लोग 2 गुना करेंगे तो ये 2 यल हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? शुरुआत में जब आयत की लंबाई दी हुई थी तो प्रश्न में यल दिया हुआ था, तो यल हम लोग लिख लिए। अब आगे कह रहा है कि उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, यानी इस यल का 2 गुना जब कर देंगे तो ये 2 यल हो जाएगा। तो जो नया आयत बना उसकी लंबाई हमारे पास 2 यल आ गई। और चौड़ाई कह रहा है कि वो समान रखा जाए, यानी चौड़ाई को न बढ़ाया जाए। तो चौड़ाई यल बाई 2 है, तो नए आयत की भी चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी यल बाई 2। तो अब इस जो नया आयत है इसका परिमाप हमसे पूछ रहा है, ये पुराने वाले का नहीं पूछ रहा है, ये नए वाले का परिमाप पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। अब आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इस फॉर्मूले से तो आप सभी परिचित होंगे कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यही फिगर है दोनों, यानी यही फिगर मेन है आपका। अगर आप लोग इस फिगर को समझ गए, यही फिगर आप लोग बना लिए, तो सवाल में कुछ है नहीं, बस आपका सवाल लग गया। अब यहाँ से देखिए ये 2 तो ऐसे लिख लेंगे। अब लंबाई देखिए, लंबाई हमारे पास कितनी है? 2 यल है, तो लंबाई कितना लिख लेंगे? 2 यल लिख लेंगे। और प्लस चौड़ाई कितनी है? यल बाई 2 है, तो चौड़ाई यल बाई 2 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये 2 तो 2 ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ से 2 के बाद ये गुणे का निशान है, यानी यहाँ गुणे का चिन्ह है, गुणा लगा नहीं है लेकिन यहाँ गुणे का चिन्ह है। तो अब इसको जब इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो आप लोग यहाँ से या तो 1 करके हल कर लीजिए इसका एलसीएम लेकर, और नहीं तो अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से 2 का 2 यल में तिर्यक गुणा करिए, यानी 2 दूना के 4 यल हो गया। और 4 यल में यहाँ से प्लस 1 यल, ये वाला 4 यल प्लस 1 यल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 यल आएगा। और बटा, यहाँ ये बटा 2 है तो बटा 2 हम लोग लिख लेंगे। ये चीज़ आप लोग समझ पाए कि नहीं? यहाँ से 2 का 2 यल में तिर्यक गुणा किए हैं, यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 यल हो गया। 4 यल में प्लस 1 यल ये वाला करेंगे तो 4 1 5 यल हो गया। और बटा ये जो 2 है हर में, उसको बटे 2 में हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 5 यल। तो उस आयत का परिमाप क्या होगा? 5 यल होगा। तो 5 यल कैसा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 52 पर। 52 क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यदि इसका क्षेत्रफल 960 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप बताइए। अब यहाँ से देखिए यह प्रश्न भी बहुत आसान है। आसान कैसे है? यहाँ देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें दिया है कि 5:3 है, और मैंने ये आपको बता रखा है कि अनुपात हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, अनुपात हमें यूनिट बताता है। यानी ये कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई यदि 5 यूनिट है तो इसकी चौड़ाई 4 यूनिट होगी। और अगर हमें लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्ट माननी है तो हम क्या करेंगे? हमने माना कि आयत की लंबाई जो है वो कितनी है? 5x है, यानी इस आयत
अनुपात हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, अनुपात हमें यूनिट बताता है। जब हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे तो इस संख्या के साथ हम लोग यक्स चिपका कर मानते हैं। तो हमने मान लिया कि लंबाई, आयत की लंबाई जो है वो 5 यक्स है और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई 3 यक्स है। चौड़ाई कितनी है, 3 यक्स है। यहाँ से देखिए लंबाई जो है वो 5 यूनिट है और चौड़ाई 3 यूनिट है, तो लंबाई 5 यक्स हो जाएगी और चौड़ाई 3 यक्स हो जाएगी। और यहाँ से इसका क्षेत्रफल हमें 960 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लें आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोग बताइएगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल हमें प्रश्न में दिया हुआ है कितना, 960। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ रख लेंगे 960 बराबर लंबाई है 5 यक्स गुणा चौड़ाई है 3 यक्स। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हो गया 960 बराबर 5 तिया के 15 और यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। 5 का गुणा 3 में किए 5 तिया के 15 और यक्स का गुणा यक्स में किए तो ये हो गया यक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये 960 बटा 15, इस 15 का हम लोग पक्षांतर कर लिए हैं, 15 यक्स स्क्वायर के साथ गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा। तो 15 का पक्षांतर हो गया 960 बटा 15 और बराबर यक्स स्क्वायर बचा है तो यक्स स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 15 से 960 को काटिएगा तो 15 छक्का कितना हुआ 90, 6 बच्चा 15 चौके 60 यानी 64 आ गया। तो यक्स स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर बराबर आ गया 64। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का वर्ग, यानी 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64। अब स्क्वायर से स्क्वायर कटा, बचा कितना, यक्स बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। यक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। अब जब यक्स बराबर 8 आ गया तो अब हम लोग आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लेते हैं, आयत का परिमाप। यहाँ से आयत का परिमाप, ये फॉर्मूला आप लोग बताइएगा कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया है पिछले प्रश्न में। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 और ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। अब यहाँ से ये देखिए 2, ये 2 तो हम लोग लिख लिए। अब लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कैसे निकलेगी, अब यहाँ से देखिए लंबाई 5 यक्स है, यहाँ लंबाई हम लोग 5 यक्स माने हैं। तो 5 यक्स का मतलब, अब यहाँ से देखिए लंबाई अगर हम लोग 5 यक्स निकालें तो 5 गुणा यक्स की वैल्यू निकल कर आई है कितनी 8। तो 5 8 कितना हो जाएगा 8 5 40, यानी लंबाई हमारे पास निकल कर आ गई कितनी 40 और चौड़ाई 3 यक्स है। तो 3 गुणा यक्स की वैल्यू 8 आई है तो यक्स की वैल्यू 8 रख देंगे तो 8 तिया के 3 8 24। तो चौड़ाई हमारे पास निकल कर आ गई कितनी 24। अब यहाँ से देखिए लंबाई हम लोग कितना रखेंगे 40 और प्लस चौड़ाई कितनी है 24 है। तो 40 प्लस 24 कर दी। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से लंबाई 5 यक्स की वैल्यू निकाले तो 40 आया और यहाँ से चौड़ाई 3 यक्स की वैल्यू निकाले तो कितना आया 24 आया। अब यहाँ ये 2 हो गया गुणा, अब 40 प्लस 24, तो 40 प्लस 24 जोड़ेंगे तो यहाँ से 4 2 6 यानी 4 64 आ गया। अब 64 दूना कितना हो जाएगा 128, यानी 128 सेंटीमीटर आ गया आयत का परिमाप। आयत का परिमाप ही हमसे पूछा है तो 128 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 53 पर। अब 53 देखिए, 53 क्या कह रहा है कि 4 अंकों की एक संख्या है, वह संख्या कौन सी है 4ba5, संख्या 55 से विभाज्य है, तब a माइनस बी का मान बताइए। अब a माइनस बी का मान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से संख्या हमें दिया हुआ है कितना 4b a और 5, यह कोई संख्या है। b और a की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो b और a की वैल्यू पता नहीं है और आगे कह रहा है कि यह संख्या 55 से विभाज्य है, यह संख्या जो है 55 से विभाज्य है। अब जो संख्या 55 से विभाज्य होगी वह निश्चित रूप से 5 और 11 से विभाज्य होगी। कैसे होगी,
क्योंकि 11 और 5 जो है वो 55 का गुणनखंड है। तो जब 55 से विभाज्य है तो गुणनखंड 5 और 11 से भी निश्चित रूप से यह संख्याएं कट जाएंगी, यानी विभाज्य होंगी। अब यानी जब यह संख्या 55 से कट रही है तो यह संख्या 5 और 11 दोनों को फॉलो करेगी। तो 5 से कटने का नियम यानी 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक या तो 0 आए और या तो 5 आए। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या जो है पूरी की पूरी 5 से कट जाएगी। तो यहाँ देखिए ये जो संख्या दी हुई है इसके इकाई का अंक 5 है, यानी जब 5 है तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम ये पालन कर गया। अब आगे आती है 11 की बारी। तो देखते हैं कि 11 से यह संख्या पूरी की पूरी कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जब कोई संख्या दी हुई है तो संख्या के सममेय स्थान का योग और उसके विषममें स्थान का योग। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 1 हो गया और यहाँ से एक 3 हो गया। विषममें स्थान का योग, यहाँ से 1 फिर 3, अगर आगे 5 रहता तो 5 वाला भी लेते, यानी विषम स्थान पर। तो विषम स्थान पर क्या है 4 और a। तो विषममें स्थान का योग, योग का मतलब होता है जोड़, तो 4 + a हो गया विषममें स्थान का योग और उसके सममेय स्थान का योग। सममेय स्थान का योग का मतलब क्या हुआ कि ये देखिए b दूसरे स्थान पर है, 5 चौथे स्थान पर है, यानी दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर, 8वें स्थान पर उसके सममेय स्थान का योग। तो सममेय स्थान का योग कितना हो जाएगा 5 + b हो जाएगा। सममेय स्थान का योग कितना हो गया 5 + b हो गया। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के विषममेय स्थान का योग और संख्या के सममेय स्थान के योग का अंतर कितना आए, या तो 0 आए और या तो 11 का गुणा जाए, या तो 0 आए और या तो 11 का गुणा जाए। 11 का गुणज का मतलब कि यानी वह संख्या 11 के पहाड़े में आए तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। अब यहाँ से देखिए 4 + a और 5 + b का अंतर या तो 0 आए या तो 11 आए। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि यह संख्या 55 से विभाज्य है, तो 55 से विभाज्य है यानी यह 5 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी यह निश्चित रूप से विभाज्य होगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम तो 0 और 5 इकाई का अंक ये तो फॉलो कर गया। अब 11 भी हमें फॉलो करवाना है, तो विषममेय स्थान का योग और सममेय स्थान का योग कितना आएगा, इसके योग का अंतर कितना आएगा 0 आए या तो 11 आए। तो अब यहाँ से देखिए, अब अंतर यानी जब अंतर निकालना हो तो दो पदों का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दो पदों का अंतर 0 तभी होगा जब दोनों पद के मान समान हो। जैसे यहाँ से देखिए ये 4 + a = 5 + b, यदि ये हो जाए तो ये इसका अंतर जो है वो 0 हो जाएगा। दो पदों का अंतर 0 तभी होगा जब दोनों पद के मान समान हो। जैसे अगर लेफ्ट हैंड साइड में 10 आ गया और राइट हैंड साइड में भी 10 आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए तो इसका मान 0 आ जाएगा, 10 से 10 खत्म होकर 0 आ जाएगा। तो यानी जब दो पदों का अंतर 0 तभी होगा जब दोनों पदों का मान समान है। तो 4 + a = 5 + b के होगा। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से a - b यानी चर वाले पद एक तरफ, अचर वाले पद एक तरफ। तो यहाँ से देखिए a हो गया और यहाँ से b को पक्षांतर कर लिए तो -b हो गया। यहाँ ये 5 है, इस 4 का पक्षांतर कर लिए तो कितना आ गया 4 आ गया, -4 आ गया। अब यहाँ से a - b बराबर कितना आ गया, 5 में से 4 गया, आया कितना 1 आया। तो a - b का मान हमसे पूछा है, तुम्हारे पास कितना आ गया 1 आ गया, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब यहाँ से देखिए ये जो 4 + a 5 + b है, अब यहाँ से a = 5 अगर रख दे, a = 5 रख दे और b = 4 रख दे तो ये संख्या आपस में कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। ऐसे ही अगर आप लोग a = 6 रख दे, b = 5 रख दे तो भी यह संख्या, यहाँ देखिए
छः चार 10 हो गया, यहाँ 5 5 10 हो गया, तो ये भी आपस में बराबर हो गया। तो जब दोनों पक्ष को आप लोग बराबर कर देंगे, यानी दोनों पक्षों का मान जब समान हो जाएगा, तभी इसका अंतर 0 आएगा। तो दोनों पक्ष को हम लोग बराबर कर दिए और यहाँ से a माइनस बी का मान निकल कर आ गया कितना, 1, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 54 पर। 54 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 500 ग्राम के 12 पैकेट, 250 ग्राम के 8 पैकेट और 1 किलो के 4 पैकेट मिलाए जाएं तो कुल वजन कितना होगा। इन सब को मिलाया जा रहा है, तो कुल वजन हमसे पूछ रहा है। कुछ करना है नहीं, बस सभी को जोड़ दीजिए। अब सभी को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 500 ग्राम, यहाँ से 500 ग्राम का कितना पैकेट है, 12 पैकेट है। 500 ग्राम का 12 पैकेट है, यानी टोटल पैकेट निकालने के लिए 500 में गुणा 12 कर देंगे। तो 500 में, यानी एक पैकेट जो है वो 500 ग्राम का है। प्रश्न में कह रहा है कि 500 ग्राम के 12 पैकेट, यानी एक पैकेट 500 ग्राम का है। तो 12 पैकेट टोटल पूरा पैकेट निकालने के लिए 500 में हमें 12 से गुणा करना होगा, तभी हमारे पास टोटल आएगा। तो 12 25 कितना हो गया, 60, और 2 0 बढ़ाएंगे, यानी ये 6000 आ गया। तो 6000 ग्राम में आएगा। यहाँ ये 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम का एक पैकेट है, यानी 12 पैकेट में पर पैकेट, हर एक पैकेट का वो वजन कितना है, 500 ग्राम है। तो हर एक पैकेट का वजन जब 500 ग्राम है, तो 12 पैकेट का 500 में गुणा करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 600 ग्राम। तो 600 ग्राम को जब किलो में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 किलो आएगा। तो 6 किलो आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 250 ग्राम। 250 ग्राम जो है वो 8 पैकेट है। 250 ग्राम का कितना है, 8 पैकेट है, यानी इसमें भी हर एक पैकेट 250 ग्राम का है। तो जब 8 पैकेट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 250 गुणा 8 करेंगे, तो 250 गुणा 8 जब करेंगे तो 25 8 कितना हुआ, 200, यानी 1 0, ये 2000 ग्राम हो गया। तो 2000 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, 1 किलो का 4 पैकेट है, यानी 1 किलो का 4 पैकेट है। तो 1 किलो का जब 4 पैकेट है तो 4 किलो का 4 पैकेट हो जाएगा। 4 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 4 पैकेट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 किलो का, यानी हर एक पैकेट का 1 किलो दाम है, तो 4 पैकेट का 4 किलो हो जाएगा। तो अब टोटल वैल्यू हमसे पूछा है, तो टोटल वजन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए 12 पैकेट की वैल्यू आई है 6 किलो, तो यहाँ से 6 किलो लेंगे और प्लस यहाँ से 250 ग्राम के जो 8 पैकेट है वहाँ से निकल कर आया है 2 किलो, तो यहाँ से 2 किलो लेंगे और यहाँ से 1 किलो का जो 4 पैकेट है तो वहाँ से 4 किलो निकल कर आया है, तो वहाँ से 4 किलो लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 6 2 8 8 4 12, यानी टोटल हमारे पास कितना वजन आ गया, 12 किलोग्राम। तो 12 किलोग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, ये सब अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। अब यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया है कि अनुपात हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, अनुपात हमें यूनिट बताता है। तो अगर हम तीनों कोण मानेंगे, यहाँ से देखिए त्रिभुज के कोण दिया हुआ है, अगर हम लोग तीनों कोण माने तो तीनों कोण हमें यक्स के साथ मानना होगा। तो तीनों कोण में एक कोण हो जाएगा, पहला कोण 2x, दूसरा होगा 3x और तीसरा होगा 4x। इस अनुपात वाले संख्या को यक्स के साथ जब हम लोग चिपका कर मानते हैं तो वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो कोण हमारे पास आ गया 2x, 3x और 4x। अब आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। योग का मतलब होता है जोड़। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना आ गया, 180 अंश आ गया। अब यहाँ से देखिए 3 2 5, 5 और 4 9, यानी 9x बराबर कितना आ गया, 180। यहाँ से 9 दूना के 18, x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़े कोण का मान। तो यहाँ से देखिए 2 3 और 4 में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 4x है।
सबसे बड़ा कोड कौन सा है, 4x है। तो यहाँ से 4 गुणा यक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 20, तो 20 रख देंगे, 4 दूना के 8, यानी सबसे बड़ा कोड कितना आ जाएगा, 80 अंश, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इन दोनों कोडों की वैल्यू देखें तो यहाँ से 2 गुणा 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 अंश, और यहाँ से 3 गुणा 20 होगा तो 3 दूना के 6, 60 अंश, यानी 40 अंश, 60 अंश और 80 अंश, यही तीनों कोड हमारे निकल कर आए हैं। 40, 60 और 80, तो इनमें सबसे बड़ा कोड कौन सा है, 80 अंश है। तो 80 अंश यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास रुपया 10, 20 और 50 के नोट 3, 4 और 5 के अनुपात में है। यदि उसके पास कुल धन 5400 रुपये है तो उसके पास 20 के नोटों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ से देखिए, या वापस से संख्याएं अनुपात में दे दिया, तो अनुपात हमें यूनिट बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो बताता नहीं है। तो 10, 20 और 50, यानी देखिए 10, 20 और 50, 10, 20 और 50 के नोट की बात करें हम लोग, तो नोट हमारे पास क्रमशः दिया हुआ है कितना, 3, 4 और 5। तो 3, 4 और 5 का मतलब यानी 10 जो है, 10 के कितने नोट हैं, 3x हैं, और 20 के कितने नोट हैं, 4x हैं, और 50 के कितने नोट हैं, तो 5x हैं। यहाँ से देखिए 10, 20 और 50 के नोट दिया हुआ है ना, 3:4:5, तो 10 के 3x नोट हैं, 20 के 4x नोट हैं, और 50 के 5x नोट हैं। अब अगर हम लोग नोटों का कुल मूल्य निकालें, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि नोटों का कुल मूल्य बराबर कितना आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10 के कितने नोट हैं, 3x हैं, तो 10 का जब टोटल मूल्य निकालेंगे तो 10 गुणा 3x करेंगे। 10 गुणा 3x क्यों किए, क्योंकि 10 के जो है वो 3x नोट हमारे पास हैं, तो 10 जब कुल मूल्य निकालेंगे तो 10 गुणा 3x हो जाएगा, तो ये 10 गुणा 3x हो जाएगा। अब आगे प्लस करेंगे, क्योंकि कुल मूल्य निकाल रहे हैं तो तीनों नोटों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, तो 10 गुणा 3x हो गया। अब प्लस करेंगे 20 के नोट का, तो 20 का नोट भी हमारे पास कितना आएगा, 20 गुणे 4x। 20 गुणे 4x कैसे आए, क्योंकि 20 के नोट हमारे पास कितने हैं, 4x हैं, तो 20 गुणा 4x हो गया। अब आगे सेम वैसे ही 50 के कितने नोट हैं, 50 गुणा 5x। ये चीज़ आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, 50 के भी कुल नोट 5x हैं, तो 50 गुणा 5x हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 10 तियाँ के 30, यानी ये 30x हो गया, और प्लस यहाँ से 4 दूना के 8, यानी 80x हो गया, और प्लस यहाँ से 5 पचे 25, यानी 250x हो गया। यहाँ से कुल नोट निकल कर कितने आ गए, 30x प्लस 80x प्लस 250x। अब इन सब की वैल्यू देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि कुल धन, यानी कुल धन की वैल्यू कितनी है, 5400 रुपये, यानी इन सब की वैल्यू हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है कितनी है, 5400 के बराबर है। तो बस आगे कुछ करना है नहीं, यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 30, 80 और 250 जब जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए ये 0 आ गया, 8 और 8, 2 10, 3 13, 14 15 16, यानी 16 का 6 बचा 1, और यहाँ से 2 2 1 3, 360 यक्स हो गया, बराबर कितना, 5400। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ से देखिए कितना आएगा, यहाँ से 4 9 के 36, या तो 9 चौके 36, यहाँ से देखिए 9 चौके 36, 9 छके 54, 60 आ गया। अब यहाँ से देखिए 15 चौके 60, यानी यक्स की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, 15। यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई कितनी, 15। अब हमसे पूछा है कि 20 के नोटों की संख्या कितनी है, तो 20 के नोट हमारे पास कितने हैं, 4x, 10 के नोट है 3x, 20 के 4x और 50 के 5x। तो 20 के नोट हमसे पूछा है, तो 20 के नोट हमारे पास कितने हैं, 4x हैं।
तो 4 गुणा यक्स की वैल्यू कितनी आई है 15, तो 15 चौके 60, यानी 20 के नोट जो हैं 20 के नोटों की संख्या हमारे पास कितनी आई 60 आई। तो 60 किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को अनिवार्य पाठ्यक्रम में रखने का सबसे मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ताकि छात्र उच्च कक्षाओं में जाकर बहुत कठिन गणित पढ़ सके। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों के व्यावहारिक जीवन को गणित से जोड़ना और तार्किक क्षमता का विकास करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन डी कह रहा है कि छात्रों को तेजी से पहाड़े और गिनती याद करवाना। अब इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्रश्न जो पूछा है सबसे पहले ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ताकि छात्र उच्च कक्षाओं में जाकर बहुत कठिन गणित पढ़ सकें। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा प्राथमिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह वर्तमान जीवन की नींव को मजबूत करना होता है। यानी जब आप लोग प्राइमरी में पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ प्राइमरी के टीचर भी होंगे, तो जब आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोग यह सोच समझकर पढ़ा रहे हैं कि बच्चे जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो बहुत कठिन गणित सॉल्व कर ले। नहीं, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बच्चों के वर्तमान जीवन की नींव को मजबूत करेंगे। सबसे पहले आप लोग उनकी नींव को जब मजबूत करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे जो है वो भविष्य में किसी भी कठिन परीक्षा या कोई उच्च कक्षाओं के लिए जो है तैयारी करना चाहे तो वो अपने आप कर लेंगे। जब आप उनकी नींव को मजबूत कर देंगे तो उच्च कक्षाओं में जाकर वो कठिन कैसे भी गणित के सवाल आए, कोई भी तर्क करने को आए, कोई भी समस्या समाधान आए तो वो उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और यदि आप लोग बच्चों की नींव ही कमज़ोर कर दें, यानी जब आप लोग बच्चे को मतलब प्राथमिक स्तर पर ही बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। सबसे पहले बच्चों की नींव को हमें मजबूत करना है। इसका उद्देश्य होता है कि भविष्य में किसी भी कठिन परीक्षा या उच्च कक्षाओं के लिए बच्चों पर मानसिक दबाव बनाना नहीं है। यानी गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे की नींव को मजबूत करना, उनके वर्तमान जीवन से जोड़कर उन्हें पढ़ाना, उन पर मानसिक दबाव ये नहीं डालना है कि आप जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे या बड़ी कक्षा में जाएंगे तो आप गणित के कठिन से कठिन सवाल को भी सॉल्व कर ले जाएंगे। केवल भविष्य की बात नहीं करता बल्कि आज की समझ के लिए है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब आगे ऑप्शन बी की बात करते हैं कि बच्चों के व्यावहारिक जीवन को गणित से जोड़ना। अब यहाँ से देखिए, जब व्यावहारिक जीवन की बात आ गई तो यानी जब भी आप बच्चे को उसके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, उसके व्यावहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब व्यावहारिक जीवन का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चे जो है रोजमर्रा के जीवन में गणित का उपयोग करते हैं। व्यावहारिक जीवन, इस ऑप्शन में व्यावहारिक जीवन को गणित से जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो है रोजमर्रा के जीवन में गणित का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कोई भी सामान हो गया, किसी चीज़ को गिनना हो गया, उसमें गणित का उपयोग कर रहे हैं। सामान खरीदना हुआ तो उसमें भी गणित का प्रयोग कर रहे हैं। समय देखना हुआ उसमें भी आप लोग गणित का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे मेन बात, जैसे जब बच्चे खेलते हैं, अगर खिलौनों का बंटवारा करना हुआ तो उसमें भी देखिए गणित का प्रयोग है कि बच्चे कह रहे हैं कि एक खिलौना आपका एक मेरा हुआ, तो उसमें भी तो गणित का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चे अपने व्यावहारिक जीवन से गणित को सीखते हैं जल्दी, तो हमें उनके व्यावहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को जो है ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चे अपने दैनिक जीवन से जुड़ सकें। यानी आप बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाइए कि वह अपने व्यावहारिक जीवन से जुड़कर पढ़ें, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तार्किक क्षमता क्या है कि जैसे बच्चे जो है गणित सीखने से क्या होता है कि बच्चों में सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। तार्किक क्षमता क्या है कि जब आप लोग बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे, तो उसमें उनके सोचने और तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। वे समस्याओं को समझकर उनका हल निकाल सकते हैं। जब आप लोग बच्चों
आपके तर्क को मजबूत करेंगे। यानी कोई सवाल आप लोग दे दिए बच्चों को, कह दिए कि ये आप अपने से हल करिए, सॉल्व करिए, अपना दिमाग लगाइए। उनके व्यवहारिक जीवन से जब आप लोग जोड़कर पढ़ाते रहेंगे तो बच्चों का दिमाग अपने व्यवहारिक जीवन पर ज़्यादा फोकस करता है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उसमें। तो उनको समझकर उनको वो हल करना सीखते हैं, जो कि उनके पूरे जीवन में काम आता है। तो सबसे पहले आप लोग सूत्रों पर या कथनों पर, नियमों पर, सिद्धांतों पर मत जाइए। सबसे पहले आप लोग बच्चों को उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। उसके बाद तो बच्चे अपने आप आगे धीरे धीरे सीखते हुए चले जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ देखिए केवल, केवल आ गया तो प्रश्न गलत, यानी ऑप्शन गलत। केवल कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। अब गणित पढ़ाने का ये उद्देश्य थोड़ी ना है कि आप बच्चों को जो है अनुशासन में रखें, उन्हें डराएं धमकाएं, तो नहीं, बच्चों को डराना ये गणित का उद्देश्य नहीं है। बल्कि गणित का उद्देश्य क्या है कि कक्षा में जाइए, आप बच्चों को पढ़ाइए। तो गणित का उद्देश्य यह है कि बच्चों के मानसिक विकास को विकसित करना, यानी बच्चों की जो तार्किक क्षमता है उसका विकास करना। उन्हें डराना धमकाना या उन्हें चुप होकर बैठाना ये सब करना नहीं है। तो केवल अनुशासन बनाए रखना ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं तो छात्रों को तेजी से पहाड़े और गिनती याद करवाना। याद करवाना मैंने आपको बताया कि रटना जहां आ जाए उस ऑप्शन को तुरंत काट दिया करिए, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो हमारी है वो रटने को बढ़ावा नहीं देती। हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो रटने को बढ़ावा नहीं देती है। जैसे गिनती याद करना यह गणित का एक छोटा सा हिस्सा है। गणित गिनती जो है, गिनती पहाड़ा कुछ भी हो गया, उसे याद करवाना यह एक गणित का छोटा सा हिस्सा है। गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि आप जो है किसी भी चीज़ को रटवा दिए, नहीं। उसका उद्देश्य क्या है कि संख्याओं का या पहाड़ों का उपयोग कहाँ और कैसे करना है, इस चीज़ को समझाना, उनके तार्किक क्षमता का विकास करना, यही हमारे गणित का मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे सही और सबसे सटीक आंसर हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जमाना नहीं जानना। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। प्रगति पत्रक को भरना। अब यहाँ से क्या है, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए से देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। अब सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना यह एक प्रशासनिक कार्य है, ये कोई निदान का हिस्सा नहीं है। अब सत्रांत का मतलब होता है कि सत्र के अंत में जो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना होती है, यह एक प्रशासनिक कार्य होता है कि हमने पूरे साल क्या किया उसका विवरण तैयार करना, यही होता है सत्रांत। तो यह एक प्रशासनिक कार्य है, यह कोई निदानात्मक परीक्षण का कार्य नहीं है, यानी निदानात्मक हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अब यहाँ से देखिए, निदानात्मक का मतलब क्या होता है कि ये चिकित्सा से शब्द लिया गया है, डायग्नोस्टिस से लिया गया है निदानात्मक। तो जिसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी कमी या बीमारी का पता लगाना। निदानात्मक यह एक चिकित्सा का शब्द है, चिकित्सा से आया हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि बच्चों की कमियों और बीमारियों का पता लगाना। जैसे अगर आप लोग डॉक्टर हैं तो आप लोग दवा इलाज करने से पहले सबसे पहले आप तो यही करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बीमारी का पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी है। अब वो बीमारी का पता ही नहीं लगाया, आपको ऐसे उल जलूल दवा दे दिए, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले उस बीमारी का पता लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार शिक्षक क्या करता है कि सबसे पहले बच्चे में क्या कमी है उस कमी को जानता है, उसके बाद उसका निदान करता है।
तो निदानात्मक का मतलब क्या हो गया कि कमियों या बीमारियों का सबसे पहले पता लगाना। तो शिक्षा में इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को गणित के विषय या टॉपिक, जैसे गणित के किस टॉपिक या अवधारणा को समझने में कितनी कठिनाई आ रही है, पहले वो कठिनाई जानेगा। यानी सबसे पहले वो ये प्रयास करेगा कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, या आप किस हद तक किसी भी चीज़ को जानते समझते हैं, कहाँ कमी आ रही है, तब वह उसी हिसाब से उसको सुधारेगा। जैसे आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं, तो लेसन प्लान बनाने के बाद जब आप लोग जाते हैं क्लास में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों से उनके दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ें पूछते हैं। तो अगर बच्चा जहाँ तक बता ले जा रहा है तो उसी हिसाब से तो आप लोग समझते हैं कि हाँ, बच्चे को यहाँ तक ज्ञान है, यानी हमें कहाँ से अपनी चीज़ें शुरुआत करनी है, कहाँ से हमें स्टार्ट करनी है अपनी क्लास। तो वही चीज़ है निदानात्मक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम कमी को जानेंगे, उसके बाद ये कह रहा है ना कि उसकी निहित रिक्तियों को जानना। सबसे पहले उनमें कमी क्या है, रिक्ति का मतलब रिक्त स्थान, जो कमी होती है, सबसे पहले कमी क्या है, हम उस कमी को जानेंगे, उसके बाद उसी हिसाब से हम उसमें सुधार ले आएंगे। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अब यहाँ देखिए ऑप्शन सी कह रहा है कि अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। प्रतिपुष्टि यानी उसको फीडबैक देना। तो फीडबैक जो है वो प्रगति पत्र का काम है, यानी जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें होता है। ये निदान का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। अभिभावकों को फीडबैक देने का मतलब वो जो रिपोर्ट कार्ड आप लोग देते हैं ये उसका काम होता है, ये निदानात्मक परीक्षण का काम नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। प्रगति पत्रक को भरना, ये तो एक रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया है, ये कोई निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, यह एक रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया है। कोई फॉर्म, जैसे अब बच्चे का एडमिशन हुआ, आप लोग उसके डिटेल को रखते हैं, तो यह एक रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया है, ये कोई निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अब यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था कि इसको क्रम से लगाना है ना, तो ए बी सी डी हमें किस क्रम में लगाना है, चलिए हम लोग इसी ऑप्शन से लगा लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए कह रहा है कि 2D आकारों की भुजाओं और सिर, ये सिर नहीं है शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि 2D आकारों को छांटना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। अब प्राथमिक कक्षा में अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं आकार और स्थान की समझ, तो उसको विकसित करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन में सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे। तो जैसे कोई आकार दिया हुआ है, अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग आकार को छांटना, ये ऑप्शन सी जो है इसे सबसे पहले करेंगे। कैसे करेंगे, आकारों का छांटने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे सबसे पहले आकारों को देखकर उन्हें उनके दिखने के आधार पर अलग या वर्गीकृत करते हैं। जैसे अभी आप लोग जैसे कोई ब्लॉक्स हो गया, फल हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया, उसको आप लोग जब आप लोग क्लास में लेके आएंगे, कोई जैसे स्क्वायर वाला बॉक्स हो गया, तो बच्चे सबसे पहले उनके आकारों के हिसाब से उन्हें छांटते हैं। यानी जैसे अगर इस टाइप का कोई बॉक्स है, तो अगर आप लोग बच्चे को त्रिभुज दिखा दिए और कह दिए कि ये इस आकार के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको आप लोग अलग अलग करिए, यानी उनको छांटिए, तो बच्चा जब त्रिभुज के चित्र को देखेगा तो इस प्रकार की, यानी इस आकार के जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो उनको छांट कर अलग कर देगा। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि उनके आकारों को छांटना सीखता है।
प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, प्राथमिक कक्षा की, तो सबसे पहले क्या हो गया कि सबसे पहले वो आकारों को छांटना सीखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद यहाँ ये दूसरे नंबर पर ऑप्शन ए वाला आएगा कि उनकी विशेषताओं का मिलान करना। जैसे इसके बाद वे क्या करते हैं, आकारों की बुनियादी चीज़ों जैसे उनकी भुजा हो गई, उनके कोनों को देखकर उनकी तुलना करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर ये त्रिभुज के आकार के ब्लॉक्स को पहले छांटेंगे, उसके बाद वो उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ देखिए इसकी भुजा देखिए, यहाँ 3 इस ब्लॉक्स की भी भुजा है, तो जो त्रिभुज का फिगर दिख रहा है उसमें भी कहेंगे कि ये 3 डंडी है। इसके 3 कोने हैं तो उसके भी 3 कोने हैं। यानी कहने का मतलब कि वे उसके आकारों की बुनियादी चीज़ों को मिलाते हैं, यानी उनकी विशेषताओं का मिलान करते हैं। तो दूसरे नंबर पर ये हो गया कि 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करते हैं। अब तीसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर देखिए ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी कैसे आएगा कि विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करते हैं। अब वर्णन कैसे करेंगे, अब इसके बाद क्या होगा, जब वे सबसे पहले उसके आकारों को छांटेंगे, उसके बाद उनके भुजा और शीर्ष के हिसाब से उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। इसके बाद वे क्या करेंगे, इसके बाद वे गहराई से उनके अंग कौन से हो गए, जैसे भुजा शीर्ष तो यहाँ सीख गए, जैसे विकर्ण हो गया, कोण हो गया, तो इन सब की वे गणना करेंगे और औपचारिक रूप से उसका वर्णन करेंगे। औपचारिक रूप से कहने का मतलब, औपचारिक का मतलब होता है कि जो बच्चे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में सब कुछ सीखते हैं, यानी अब यहाँ बच्चे क्या करेंगे, अब ये स्कूल से जुड़ेंगे, यानी अब टीचर से क्या करेंगे, अब उनके जैसे विकर्ण हो गए, कोण हो गए, यानी अब उनके गहराई से उनके अंगों की गणना करेंगे। अब यहाँ से दैनिक जीवन से निकलकर थोड़ा सा अपने विषय में घुसेंगे, यानी सूत्र हो गया, नियम हो गया, अब उन सब की तरफ बढ़ेंगे। तो नंबर 3 पर हमारा ऑप्शन डी आ गया। अब बचा नंबर 4, तो नंबर 4 पर आ गया ऑप्शन बी कि 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करते हैं। अब सहज बुद्धि से वर्णन करने का मतलब क्या हुआ कि अब तक चीज़ें मूर्त थी, यानी अब तक चीज़ें मूर्त थी, उन्हें दिख रही थी, अब वो अमूर्त चीज़ों पर फोकस करेंगे। अमूर्त चीज़ों पर फोकस मतलब कि जब वे समझ को पूरी तरह विकसित कर लेंगे, यानी ये 3 चीज़ें करते हुए आकारों को छाटे हैं, उसके बाद उनकी विशेषताओं का मिलान किए, फिर उसके बाद उनके थोड़ा सा उनके गहराई में गए, उनके विकर्ण कोण को समझे, तो अब बच्चे काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को जान चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब वे अमूर्त चीज़ों पर फोकस करेंगे। ये सब अभी तक मूर्त थी, यानी दिखने वाली वस्तुएं थी, अब वे जो नहीं दिख रही हैं, यानी अमूर्त चीज़ों का वर्णन करेंगे। तो जब समझ पूरी तरह विकसित हो जाएगी तो वे बिना गिने भी अपनी तार्किक बुद्धि से आकारों के अंतर संबंधों को समझ सकते हैं। जैसे अब यहाँ था तो यहाँ ये गिन रहे थे, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब वैसे जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो ये इस चीज़ को देखते ही बता देंगे कि इसकी 3 भुजाएं हैं, 3 कोने हैं, यानी अब ये अमूर्त चीज़ों पर विचार करेंगे। तो नंबर 4 पर आ गया कि आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ये ऑप्शन आगे लिखा नहीं गया है, इसका नंबर 1 ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा कि ये हो जाएगा C, A, D और B। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, नीचे यहाँ ऑप्शन लिखा जाएगा, ऐसे ही B और C, D ऑप्शन लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से C, A, D और B। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ये सवाल हल करना, तो गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। क्या शामिल है, अनुमान लगाना, या ऑप्शन बी है व्यापक, ऑप्शन सी है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, ऑप्शन डी है क्रियाकलाप आधारित उपागम।
तो अब सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। आप लोग भी अपने जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुमान लगाना। अब यहाँ से देखिए, केवल उत्तर का अंदाजा लगाने से जो है उत्तर की जांच थोड़ी ना हो पाएगी। केवल उत्तर का अंदाजा, जैसे आप लोग जिसको तुक्का मारना कहते हैं, तो केवल उत्तर का अंदाजा लगाने की यह तकनीक ही है, एक अंदाज लगाना। आप लोग जैसे तुक्का लगाते हैं ना, अभी 60 प्रश्न का आंसर क्या आ गया, आप लोग तुक्का लगा दिए कि इसका ऑप्शन सी आएगा। तो नहीं, ये तुक्का लगाना, तुक्का आप लोग लगाइए, लेकिन जब आपको प्रश्न बिल्कुल ना आता हो, तुक्का लगाने की भी एक ट्रिक होती है। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर। तो तुक्का कैसे लगाते हैं, तो तुक्का भी आप लोग ऐसे नहीं कि नींद में रहिए और बी ऑप्शन मार दीजिए, नहीं, तुक्का लगाने की भी एक टेक्निक होती है, वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अनुमान लगाने का मतलब यही होता है कि केवल उत्तर का अंदाजा आप लोग लगा लिए। यह पूरी समस्या को हल करने की व्यापक युक्ति नहीं है। यानी अगर आप लोग तुक्का लगा रहे हैं तो आप लोग पूरे प्रश्न को हल थोड़ी ना कर रहे हैं। आप लोग प्रश्न देखे, मन किया प्रश्न देखे, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए मारते हुए चले गए। ये नहीं देख रहे हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है और मैं जवाब क्या दे रहा हूँ। तो अनुमान लगाना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आप बात करते हैं ऑप्शन बी की, व्यापक। तो केवल बहुत अधिक अभ्यास करना या रटना, यह भी गहरी समझ को विकसित नहीं कर। जैसे आप लोग क्या किए, अभी आप लोग 4 सवाल लिख लिए, 4 सवाल को आप लोग 50 बार लगा लिए, कोई चीज़ आप लोग रट लिए, 4 सूत्र लिख लिए, चारों सूत्र को आप लोग रट लिए, तो ये कोई गहरी समझ को विकसित थोड़ी ना कर रहा है। यह रटने की रटंत प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। तो व्यापक भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि रटंत प्रणाली हमें नहीं अपनानी है। एनसीएफ 2005 जो है वह रटंत प्रणाली का विरोध करता है। यानी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वह रटंत प्रणाली का विरोध करती है। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं कि हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। अब यह मदद लेकर हल करने का एक जरिया है। जैसे खुद से समस्या को सुलझा रहे हैं, तो खुद से समस्या सुलझाने की यह पूरी विधि नहीं है। हल पर पहुंचने के लिए आप लोग संकेत का प्रयोग कर रहे हैं। यानी जो सवाल आप लोग कोई सवाल हल कर रहे हैं, तो वो सवाल आपको नहीं आ रहा है, या आप लोग आधा सॉल्व कर लिया, आधे में आप लोग फंस रहे हैं, तो संकेत लेकर, यानी किसी से थोड़ा बहुत पूछ कर या कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग और लगाकर समस्या का समाधान तो कर ले जाएंगे, लेकिन यह समस्या सुलझाने की पूरी विधि नहीं है। तो सवाल हल करना यानी आप लोग अपने से हल करिए ना, उसको किसी की हेल्प क्यों ले रहे हैं। तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं कि क्रियाकलाप आधारित उपागम। अब ऑप्शन डी देखिए, ये हमारा सही हो जाएगा। सही कैसे होगा कि गणित में सवाल हल करना केवल रटना नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र जो है वो खुद सक्रिय होकर विभिन्न चरणों का पालन करते हुए समस्या को सुलझाते हैं। जैसे आप लोग कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो इस सवाल के बाद इसका यानी ये नेक्स्ट वाली लाइन में क्या आएगा, उसके बाद वाली क्या आएगी, उसके बाद एक सीक्वेंस होता है किसी भी सवाल को हल करने का। अब आप लोग ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि प्रश्न को लिखें और आप लोग डायरेक्ट इस आंसर को लिख कर काम कंप्लीट कर दिए। नहीं, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। जब आप लोग इस सवाल को पूरा एक नियम से सॉल्व करेंगे, एक तरीके से सॉल्व करेंगे, तभी तो यह सवाल सॉल्व होगा। अब डायरेक्ट प्रश्न लिखिए, आंसर लिखिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर प्रश्न ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग ऑप्शन टिक करिए, लेकिन अगर सवाल आपको कोई लगाने के लिए दिया जा रहा है तो आपका काम यही है कि आप उस सवाल को सीक्वेंस से यानी एक तौर तरीके से लगाइए। तो यह जो है करके सीखने पर जोर देता है। ये क्रियाकलाप आधारित उपागम जो है ये करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। तो सवाल हल करने का मतलब क्या हुआ कि सवाल को आप लोग लिखे, उसको एक सीक्वेंस यानी उसको एक नियम से आप लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आंसर तक पहुंच रहे हैं। यही सवाल हल करने की युक्ति है। तो ऑप्शन डी हमारा क्रियाकलाप आधारित उपागम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आज हम लोग जितने प्रश्न को हल किए हैं उतने में से आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों के जवाब सही दे पाए हैं। अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगती होगी बेटा तो आप लोग एक लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट में आप लोग क्या कमेंट करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कहीं भी कोई भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप उसे बेझिझक होकर पूछा करिए। आप लोग ये संकोच मत किया करिए कि अरे मैं कैसे पूछूं। यानी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कुछ बच्चे कोई भी चीज़ पूछने में यानी सवाल को पूछने में शर्माते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे बच्चे मजाक उड़ाएंगे कि अरे बताइए इनको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई। तो नहीं, आपको शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग शर्माएंगे तो समझिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आप लोग उसे बेझिझक होकर पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। तो वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आ रही होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको सारी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो क्लासें हम लोगों की हो चुकी हैं वो ऑलरेडी उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को जब आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी नई क्लास आएगी उसका अपडेट यानी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।